सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा हमने शुरू कर दिया है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे यहाँ पे मेथड कौन सा यूज होता है। ठीक है ना। तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे मेथड इन जनरल लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में हमारे यहाँ जो मेथड यूज होता है वो यूज होता है एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है ना। बाकी कंट्री में हमने देखा था कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज होता है। और एफपीटीपी की हमने खास बात ये देखा था कि एफपीटीपी के अंदर जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतता है। सिंपल सा हमने देखा था और हमने कंपैरिजन किया था, ये हमने देख लिया था। ये सारी चीजें हमने कल देख लिया है। आज हमें शुरू करना है इंडिया में रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या इश्यूज। वो ये कि आप जानते हो कि इंडिया में हिस्टोरिकली हमारे यहाँ पर कास्ट के नाम पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हमारे यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम की शुरुआत हुई थी इसमें ब्राह्मणास, क्षत्रियास, शूद्रास, वैश्यास से बहुत सारे वर्ण हमारे यहाँ बनाए गए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कास्ट थी जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हमने कोशिश किया कि आजादी के बाद कैसे उन कास्ट के लोगों को जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे, इस पे हमने फोकस करा। हुआ ये कि इंडिया में आजादी से पहले ही एक सिस्टम था जिसके थ्रू कोशिश किया गया था कि जो लोग बैकवर्ड है या जो लोग मेजोरिटी कम्युनिटी के हैं उनको कैसे राइट्स दिया जाए। इसके लिए ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश के यहाँ एक पॉलिसी थी जिसको बोलते सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें क्या होता था, सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर कुछ सीट को रिजर्व करके रखा गया था और उस रिजर्व सीट के ऊपर जो कैंडिडेट खड़ा होगा उस पर्टिकुलर कास्ट का या रिलीजन का होगा और जो उनको वोट देंगे वो उसी कास्ट या रिलीजन के लोग दे सकते हैं, बाकी वोट नहीं दे सकते। बट हमें रियलाइज हुआ कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा देश बढ़ जाएगा कि भाई ये जो एमएलए है ये जो है हिंदू का, ये मुसलमान का है, ये जैन का है, ये बौद्ध का है। तो इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को या जो है रिलीजन के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन है इससे रोकने के लिए हमने कोशिश किया कि हम कुछ अलग करेंगे। इसके लिए हमने किया रिजर्वेशन का सिस्टम। मतलब हमारे यहाँ कुछ सीटें जो है वो रिजर्व कर दी गई शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। क्यों रिजर्व कर दी गई? क्योंकि ये लोग ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसकी वजह से बहुत बैकवर्ड है। और इनका जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, जो रिजर्व सीटें बनाई गई है, ये उतनी ही सीट है जितना इनका पॉपुलेशन के अंदर परसेंटेज। अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग फेयरनेस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमने कोशिश किया कि फ्री एंड फेयर हो, इसीलिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। अब देखो ये इंडिया का पूरा मैप आप देख रहे हो, हमारा प्यारा भारत है। अब इसके अंदर कुछ सीटों को रिजर्व करके रखा गया है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये उतनी ही सीट है जितना उनका हमारी पॉपुलेशन की परसेंटेज है। ठीक है। अब देखो इसमें होता है, अब इसका सिस्टम कैसे बना है, इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन मिलकर क्या करता है, इन चीजों को करता है। डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन से एरिया में सीट रिजर्व होगी और कोशिश किया जाता है कि उस सीट एरिया के अंदर सीट रिजर्व की जाए जहां पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है या शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा है। रिव्यू सेंसस डाटा, और हर 10 साल के बाद हमारे यहाँ जो सेंसस होता है उस सेंसस के डाटा के हिसाब से कोशिश किया जाता है कि फिर से सीटों को बढ़ाना है, रिजर्व कितना रखना है, वो सारी चीजों को रिव्यू किया जाता है। रिजर्व सीट्स बेस्ड ऑन एसटी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जो भी एसटी और एससी की पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ही सीटें रिजर्व की जाती हैं। FATP heard smaller social groups to fix this area, created a reserve constituencies where all voters vote but only candidate from specific community, for example ST or SC can stand. So what happened in the reservation system, though the member of all community will vote but the candidate belong from that particular community जिसके लिए सीट रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है ना। तो इन सिंपल हमारे यहाँ पे आजादी के टाइम पे कुछ से ही कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। यानी एक सीट होगी जो रिजर्व होगी, वहां से कुछ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होगी, वही खड़ा होगा लेकिन वोट सब देंगे। ऐसा हमारे यहाँ किया गया। ठीक है ना।
The Constitution makers strictly rejected separate electorate का सिस्टम को हमने रिजेक्ट किया। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी जहां पर उन्होंने क्या किया, मुस्लिम के लिए जो सीट रिजर्व किया था वहां मुस्लिम ही वोट कर सकता था, इससे हमारे देश में डिवीजन हो सकता था, हमें इस डिवीजन को नहीं करना था, इससे हमें बचाना था, ठीक है ना। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी एंटायर वोटिंग पॉपुलेशन वोट डिस्टिंग्विश, मतलब इसमें क्या होगा कि सारा पॉपुलेशन वोट करेगा, भले ही वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा। तो इन जनरल हमारे यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट की सीट है ना, वो यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ऐसे पॉपुलेशन ठीक ठाक है। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, मध्य प्रदेश, झारखंड में जाओगे, छत्तीसगढ़ में जाओगे, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की सीट्स कम है, शेड्यूल ट्राइब की सीट्स ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया है, जंगल वाला एरिया है, और जंगल वाले एरिया में ज्यादातर शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, इसीलिए सीटों को रिजर्व करके हमारे यहाँ पे रखा गया। एक काम हमने और करा, और वो काम हमने ये करा कि शुरुआत में हमारे यहाँ पर जो वोटिंग का एज था वो 21 था, फिर हमने किया भाई एज को घटा के 1989 में अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस एज लिमिट को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, 18 कर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और वोटिंग प्रोसेस में आ सके। जो इलेक्शन हमारे यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं फेस्टिवल डेमोक्रेसी, उसमें और ज्यादा से ज्यादा यूथ पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा हमारे यहाँ पर लोकसभा में अगर आपको एमपी के लिए आपको खड़ा होना है या आपको इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी एज 25 प्लस होनी चाहिए, और अगर आपके ऊपर 2 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट है, आपके ऊपर जेल है, कारावास है, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। Right to vote regardless of wealth, education or gender. The Constitution trusted the ability of all adult citizens to decide what is good for society. So it means हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस बात को रियलाइज करा कि आप किस कास्ट के हो, किस जेंडर के हो, इससे कोई इश्यू नहीं है, आप सबको वोटिंग राइट रहेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। अगर परफेक्ट देखो तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में विमेन्स को ना बहुत फाइट करना पड़ा इस चीज को लेके, ताकि उनको वोटिंग राइट मिले। लेकिन हमने क्या किया इंडिया के अंदर हमने वोटिंग राइट शुरुआत में ही वो दे दिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लोअरिंग द एज आप देखो 21 से 18 कर दिया गया है, और ऐसा अमेंडमेंट किया गया 1989, ठीक है बेटा। और उसके बाद अगर आप देखो तो गार्जियन ऑफ द गेम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। So election commission of India is called the guardian of the game. It means election commission of India एक independent organization होगा as per article 324 of Indian Constitution, tenure 6 years or the age of 65 years. Either आप 6 साल तक आप कंप्लीट करोगे या आपकी एज 65 हो जाएगी, whichever is earlier, जो जल्दी हुआ उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर्स होंगे उनकी एज का क्राइटेरिया, उनके टेन्योर का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। और 3 मेंबर की बॉडी होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, 2 यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखा है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और बताया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर and there are 2 other election commissioners, but they all have a equal power, they hold equal power. So article 324 is very important article, please remember बेटा, आपको इसका ध्यान रखना है। Give the election commission power for superintendent directions and control of election. It is an independent multi-member body. The election commission is not the boss. Decisions are, the chief election commission is not the boss. Decisions are made by majority. It means though we call them chief election commissioner, but he cannot take decision solely. Sole अपने single तरीके से decision नहीं ले सकते। Decisions होगा जहाँ पर 2 लोग majority में होगा, या तो ये लोग साथ में होने चाहिए या तो ये, तभी जाके decisions होते हैं। एग्जाम में अगर की बात करोगे तो इलेक्शन कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी टिल 1999। So there are 2 changes in Indian Constitution. First one is age 18 से 21 से 18 किया गया, and इलेक्शन कमीशन को जो है 1 मेंबर बॉडी के बजाय 3 मेंबर बॉडी बनाया गया। It bounced back and forth before the permanent become the multi-member body. 1989 में इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया गया, फिर बाद में फिर से सिंगल मेंबर बॉडी हुई, और फाइनली 1993 से ये फिर से मल्टी मेंबर बॉडी हुई है। There are 3 members in election commission. Members that the chief election commission can only be removed by special majority of parliament, like judges, ensuring
can't be fired by the ruling party. It means अगर आपको चीफ इलेक्शन कमीशन को निकालना है, then you need a special majority in parliament. आप ऐसे ही निकाल नहीं सकते हो. It means इलेक्शन कमीशन को क्या है, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, उसको कोई यूं ही नहीं निकाल सकता है. Now our next topic is the electoral life cycle functions of Election Commission of India. तो भी यहाँ पे देखने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से फंक्शंस करता है, ठीक है. So let's start with the function. The first function of Election Commission of India is so prepare, update electoral roll, adding new 18 years old and removing the non-existing names. For example, जो बच्चे पिछले इलेक्शन कमीशन अपडेट करता रहता है, जिन्होंने 18 साल की एज कंप्लीट कर लिया है, उनको ऐड करना है. उसके साथ साथ जिनकी डेथ हो चुकी है उनको उनके नाम लिस्ट से निकालना है. ये काम तो इलेक्शन कमीशन लगातार करता ही रहता है. सेकंड, नोटिफिकेशन रिलीज ऑफ इलेक्शन कमीशन शेड्यूल ऑफ द डेट नॉमिनेशन होगी. सारी डेट शेड्यूल वगैरह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये भी इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम निकालता है नोटिफिकेशन की कहां से इलेक्शन होने वाला है. और जैसे ही इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देता है, वैसे ही जिस एरिया में इलेक्शन होने वाला रहेगा वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा. थर्ड फंक्शन इज रेगुलेशन इन्फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू इंश्योर पार्टीज प्ले फेयर. इट मींस देखो यहां पे बताया गया, यहां पे सिटी रखी गई है, रिजल्ट रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन कोशिश करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखा गया है. और इलेक्शन कमीशन ध्यान रखता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज एग्जीक्यूशन, कंडक्ट पोलिंग, डिप्लॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड ऑर्डर रीपोलिंग इफ रिगिंग ऑकर्स. इट मींस एक कंट्रोल में करती इलेक्शन कैसे करवाना है, कौन से ऑफिसर्स वहां पे लगेंगे. इफ देयर इज रिगिंग और इन माल फैंसिंग हुए या कहीं पर ऐसा हुआ कि इलेक्शन प्रॉपर फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, तो रीपोलिंग कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है. इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर करता है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ स्मार्ट वोटर की अगर आप बात करोगे तो ड्यूरिंग इलेक्शन द इलेक्शन कमीशन हैज अ फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पुलिस टू इंश्योर no partisan behavior. It means at the time of election, जिसमें स्टेट इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन स्टेट के सारे ऑफिसर्स दे वर्क अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. किसी पार्टी के लिए काम न करे, ऐसा ना हो कि इसकी सरकार है उसका फेवर करे वहां के ऑफिसर्स. इसके लिए ऑफिसर्स वर्क instead of working under the particular political party under the state government, they start working under Election Commission of India at the time of election. Okay. Example: the model code of conduct is most frequent state function. It is notable of Election Commission to stop parties for using unfair advantage. So Election Commission के अंदर जो है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज लाइक अ भगवद्गीता, इज लाइक अ रूल बुक, जिसके हिसाब से इलेक्शन होगा, कंडक्ट होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इफ एनीबॉडी विल ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट और मिसयूज द इलेक्शन, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, कार्रवाई करेगा. एंड द लास्ट टॉपिक इज upgrading the engine of electoral reform. So there is a need of election reform in India. You have heard कि अभी सुना होगा कि recently there is a news related to one nation one election. It means instead of conducting election year after year, in some state there is an election, in after 1 year there is an election in some state. So अलग-अलग state में election होने के बजाय अब हमारा एक डिमांड चल रही है, जो एनडीए गवर्नमेंट की डिमांड है कि हम पूरे इंडिया में एक बार में इलेक्शन करवाएं. So shift to PR variant to ensure state accurately match the vote share. इस पे कोई बात नहीं. Why? Because ऐसा हमें लगता है कई बार कि हमारे यहाँ पे ना, देखो एफपीटीपी में क्या हो रहा है कि आपका वोट शेयर तो कम है बट आपको सीट बहुत ज्यादा मिल रही है. तो लोगों का मानना है कि जितना आपका वोट शेयर हो उतना ही आपकी सीट होनी चाहिए, इसलिए उस पर शिफ्ट करने की बात लोग कर रहे हैं. सेकंड थिंग, इंश्योर 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट अचीव इन नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023. हमने इसको हालांकि अचीव कर लिया है. नाउ 33% सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स पे भी सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा, ऐसा हमारा लॉ बोल रहा है.
implement strict lower और ट्रांसपेरेंट पार्टी फंडिंग एंड क्रिमिनल कैंडिडेट। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो बॉन्ड वगैरह को लेके भी कोशिश किया गया है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इलेक्टोरल जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से पैसे मिल रहे हैं, कहां से फंडिंग आ रही है, उसका भी पता होना चाहिए। इन चीजों में रिफॉर्म की डिमांड चल रही है। No system is perfect. While India's elections are largely free of outcome, altered rigging, and allow peaceful power transfer, constrained reform is needed to maintain trust. बेटा कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। There is always chance of improvement. So हमें बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत है ताकि हमारे यहाँ पे और फ्री एंड फेयर चीजें हों। हमारे यहाँ पे काफी फ्री एंड फेयर है। And we have a system of peaceful transfer of power. Smart vote setup अगर आप देखोगे, despite FPTP nationally favoring two major political parties, but 1980s के बाद आप देखोगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ पे हो गया है। हर स्टेट में अलग-अलग स्मॉल पार्टी आ चुकी है, रीजनल पार्टी आ गई है, and they are playing very big role in formation of government at center. For example, in 2024 election, एनडीए बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली, तो जनता दल यूनाइटेड और तेलंगाना जो तेलुगु देशम पार्टी है उसने इनको टीडीपी को सपोर्ट किया। When writing an essay on democracy, always conclude the law in a citizens and watchdog group must remain active to keep election truly fair. इलेक्शन कमीशन के भरोसे नहीं बैठ सकते। As the active citizen of India, as a civil society member, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हमेशा नजर गड़ाए रखें कि सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। ओके, so this is all about chapter 3 of political science class 11. There are certain small topics which we will do in the next video, and that video will be the last video of this chapter. So beta, we have done part 1 of the chapter 3 political science and part 2 आज मैंने आपको करवा दिया है। So now next to part 3 होगा, इसके अंदर जो भी miscellaneous topics बचे होंगे बेटा, उस miscellaneous topic को हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। फिर जो है एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। आप अच्छे से बने रहो और जो है पढ़ते रहो और अपनी फीडबैक देते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद।